अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो लिटिल बिट अनरियलिस्टिक और कुछ ना कुछ हद तक रियलिस्टिक भी है। आज हम बात करेंगे कि बजट 2020 के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट, पीटीआई की गवर्नमेंट जो किसी हद तक इस वक्त क्राइसिस से गुज़र रही है, बल्कि किसी हद तक तो कहना बहुत गलत होगा, बल्कि सारी की सारी गवर्नमेंट ही क्राइसिस में से गुज़र रही है। उन्होंने जो इंक्रीमेंटेशन का हमारे पास इशू बना, जिसमें पेंशनर्स और जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं स्पेसिफिकली, उनको कोई भी अलाउंसेस वगैरह नहीं दिए और कोई इंक्रीमेंटेशन नहीं लगाया। तो ये क्या डिस्कशन है, मतलब ऐसा क्यों करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, या कैसा सा डिसीजन है, इसके ऊपर हमारी बात होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपकी राय मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है, आपका क्रिटिसाइज़ करना बिल्कुल जायज़ है, मगर आप अपनी किसी भी किस्म के पॉइंट को कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको इमरान खान की गवर्नमेंट के जो फील्ड पॉइंट्स हैं, फील्ड पॉलिसीज़ हैं, उनके बारे में कुछ बताता चलूं। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त इन तमाम मामलात को डिस्कस करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इमरान खान की गवर्नमेंट जब नया जनाब इनकी गवर्नमेंट आई 2018 में, तो बहुत सारी उम्मीदों के साथ इन्होंने अवाम को ये बताया कि हम अकाउंटेबिलिटी की एक अनबाइस्ड और प्योर किस्म की स्पेट चलाएंगे, जिसमें जितने भी बिजनेसमैन होंगे, जितने भी पॉलिटिशियंस होंगे, जितने भी लोग करप्ट होंगे, उनको हम पकड़ने की हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे। और इस तरह जो पूरा मुल्क है वो अकाउंटेबिलिटी की स्पेट से गुजर के एक प्योरिटी की तरफ निकल जाएगा। सेकेंडली, इन्होंने कहा कि एजुकेशन हमारी वेरी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ में से एक प्रायोरिटी है, हम इसको किसी भी तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। यूनिफॉर्म एजुकेशन का सिस्टम लाएंगे, हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे इंसेंटिव्स डाले जाएंगे, कुछ ऐसी बजट एलोकेशन होगी ताकि वो इम्प्रूव हो सके और मॉडर्न जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ कंपैटिबल हो सके। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इन्होंने कहा कि हम हेल्थ सेक्टर के अंदर कुछ ऐसी रेवोल्यूशनरी किस्म की चेंजेस लाएंगे जो कि हमारे हेल्थ सिस्टम में और हमारे सोशल इंडिकेटर्स को फैसिलिटेट करने में काफ़ी हद तक हेल्प करेंगी। इसके अलावा इनका ख्याल था कि हमारे पास जो इस वक्त इकॉनमी चल रही है वो बहुत लो है, बिल्कुल आउट ऑफ क्राइसिस है, और इससे कहीं ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है अगर हम अनबाइस्ड अकाउंटेबिलिटी करें, अगर हम इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उनको इस तरह डील करें। ये इस किस्म की बातें इन्होंने की और ये क्लेम करने की काफ़ी हद तक कोशिश की कि जो इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान है, वो तो एशिया के जनाब ना फास्टेस्ट ग्रोइंग, फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ कंपैटिबल है, वो मिल सकती है, इस दौड़ के अंदर शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अब अगर आप फर्दर आगे चलते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं ये सारे के सारे क्लेम्स यू टर्न का शिकार बन जाते हैं। कुछ ग्लोबली ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिनकी वजह से पूरी की पूरी गवर्नमेंट एक दफ़ा ब्लॉक हो जाती है, उसके सारे जो काम है वो स्टिफ रहते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते। अब फेल्ड पॉलिसीज़ में से आपको बताते चलें, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंटली आटे का बहरान आ गया, और आटे का बहरान ख़त्म होगा तो चीनी का बहरान आ गया, उसकी कीमतों में इजाफा हो गया। चीनी का बहरान ख़त्म हो गया तो भी रिसेंटली पेट्रोल का बहरान आ गया। इस सारे सिनारियो के अंदर पूरी दुनिया के अंदर वायरस का एक ऐसा अटैक आ गया जिसको पूरी दुनिया इस वक्त लेकर परेशान है और अभी तक सफ़र कर रही है। इस पूरे वायरस की मैनेजमेंट के अंदर फेल्ड पॉलिसीज़ देख लें, हेल्थ सेक्टर के अंदर कुछ खातर का इम्प्रूवमेंट नहीं की गई। आपने क्वारंटाइन सेंटर के ऊपर करोड़ों रुपए लगाए, मगर क्वारंटाइन सेंटर्स को पिछले दिनों की खबर है कि ये क्लोज़ करने की कोशिश भी कर रहे थे। आपने लॉकडाउन लगाया, फिर आप स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चले गए, स्मार्ट लॉकडाउन भी आप वो खातर का कामयाबी नहीं हो सकी। और इसके अलावा फिर आपने कहा जी लॉकडाउन ख़त्म करके हर्ड इम्यूनिटी के सिस्टम की तरफ चले जाते हैं और देखते हैं कि जितने बंदे मरते हैं मर जाएं, और जो बच जाएंगे फिर वो सारे के सारे इम्यून हो जाएंगे। और आपने किसी भी तरीके से कोई टेंजिबल स्टेप्स इस तरह के नहीं लिए कि ग्लोबल स्प्रेड ऑफ वायरस और जो नेशनल स्प्रेड ऑफ वायरस है वो रुक सकता।
मतलब आपने न्यूजीलैंड की एग्जांपल को फॉलो नहीं किया, आपने चाइनीज़ की एग्जांपल को फॉलो नहीं किया, आपने हर दुनिया की किसी भी ऐसे स्टेट के मॉडल को फॉलो नहीं किया जिसने इस वक्त कोरोना को काफ़ी हद तक काबू पाने की कोशिश की हो, बल्कि आपने एक नॉवल आइडिया अपना लिया कि यार ना हम चलते हैं हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चलते हैं। एनीवेज, ये तो हमारे थे फेलियर। अब बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली स्टेट के ऊपर, स्टेट के इंटरेस्ट के ऊपर और हमारी तनख्वाहों की बढ़ोतरी के ऊपर। अब याद रखें, स्टेट है तो हमारी तनख्वाहें हमारे पास आ रही हैं, स्टेट है तो हमारे पास जितने भी इंसेंटिव्स मौजूद हैं ये इम्प्रूव हो सकते हैं, या हमारे पास इस वक्त जो मौजूद हैं वो स्टेट की मौजूदगी की वजह से ही है। अब सोचें, इस वक्त हमारे पास जो जीडीपी ग्रोथ रेट इन द बजट 2020 बताया गया वो तकरीबन -0.38 था। इतना सा इकोनॉमिक बजट, इतना सा इकोनॉमिक ग्रोथ आप यूँ समझ ले किसी भी स्टेट को डूबने से नहीं रोक सकता। मतलब वो तो डूब चुकी इकोनॉमी एक्चुअली ड्राइव्स द सिस्टम्स, इकोनॉमी ड्राइव्स द पॉलिटिक्स, इकोनॉमी ड्राइव्स द सोशल इंडिकेटर्स, इकोनॉमी ड्राइव्स द ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ एनी स्टेट और कंट्री। विदाउट द इकोनॉमी it is impossible to envisage the development of any state. प्रोग्रेस मुमकिन नहीं है भाई। पैसे होंगे तभी जाके आपके पास दूसरे इंडिकेटर्स बेटर हो सकते हैं। पैसे होंगे तो आप हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव कर सकते हो, पैसे होंगे तो आप एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव कर सकते हो, पैसे होंगे तो आपके पॉलिटिकल सिस्टम, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो ठीक चलते रहेंगे, और जो हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का प्रोसेस होता है वो कम होता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उतने पैसे ही कोई नहीं, रेवेन्यू जनरेशन कोई नहीं, रेवेन्यू एक्सपेक्टेड जो कलेक्शन होती है उससे हमारा रेवेन्यू जनाब टैक्सेस कम हो जाते हैं। इस बजट के अंदर गवर्नमेंट जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगी। मुझे बड़ी हैरानी हुई उस वक़्त जब हमारे जितने भी गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टीचर्स, उन्होंने क्लेम किया ये तो जनाब थकड़ कम हो गया, हमारी पूरी सर्विस के अंदर ऐसा साल पहला आ गया कि जी हम तनख्वाहें नहीं बढ़ी। आपकी पूरी सर्विस के अंदर पहला साल ही आया होगा जब ग्लोबल पैंडेमिक आया, जब इकॉनमी पूरी दुनिया की ब्लॉक होगी। आपकी पूरी सर्विस के अंदर ये पहला साल ही आया होगा जब आपके मुल्क की इकॉनमी एट द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन है। आपके पूरी सर्विस के अंदर ये पहला साल ही आया होगा जब आपने गलत लीडर चुना, सो कॉल्ड गलत लीडर चुना, जिसके पास इतनी इकोनॉमिक सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी नहीं थी। आपने चुना तो सो व्हाट, भुगतें और अगले सेशन के अंदर, अगले इलेक्शन के अंदर इसको चेंज कर लें। The one and most important thing that our population or national population must know is the political stability. If there is a system of democracy, if there is a system of this electoral process, definitely the day will come, a day will come when the economic prosperity will prevail. वो दिन दूर नहीं है जब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेटर हो जाएंगे। 2008 के अंदर पूरी दुनिया में ग्लोबल रिसेशन आ गया, इकोनॉमीज दुनिया की ब्लॉक हो गई, फिर उस विंटर के बाद स्प्रिंग ने जन्म ले लिया। हर विंटर के बाद कोई ना कोई स्प्रिंग ज़रूर मौजूद है। इस वक्त दुनिया जिन क्राइसिस में से गुजर रही है उसमें से बहुत सारे दुनिया के ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि स्टेबल हैं, उनकी इकोनॉमीज बेटर है, उनके लोग मर रहे हैं और उन्होंने अपने पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों को काटा है। पाकिस्तान के अंदर काटा नहीं गया, आपकी जितनी है उतनी ही बताई गई है। इसके अंदर इतना ज़्यादा वबेला मचाने की मेरा तो ख्याल है कि बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी, बल्कि होना तो यूँ चाहिए था कि हमारे पास इस वक्त एंटिसिपेट किया जा रहा है कि हम मार्च से फ्री बैठे हैं और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और कहा जा रहा है कि जनवरी तक ये सिलसिला चलेगा। जनवरी तक लोग घर बैठे रहेंगे, फ्री की तनख्वाह लेंगे। उसमें से अगर आपको एक साल का 10-12 हज़ार रुपये नहीं मिल रहा, देयर इज़ नो इशू एट ऑल, देयर मस्ट नॉट बी एनी इशू। होना ही नहीं चाहिए था कि यार इस किस्म की बातें होती। आपको स्टेट के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, स्टेट की इंटेग्रिटी को सेव करने के लिए, स्टेट के सर्वाइवल को मेंटेन रखने के लिए हमें तो ये चाहिए था कि ये हम इसको ऐसे ही कबूल कर लेते। क्रिटिसिज्म करना, गवर्नमेंट की फेल्ड पॉलिसीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म करना हर एक पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट शहरी का हक है।
वो कर सकता है, वो बता सकता है कि यार ये लोग ये नहीं कर रहे, इनसे इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं डेवलप हुआ, इनसे हेल्थ सेक्टर की उम्मीदें कोई नहीं, इनकी वजह से महंगाई बढ़ गई है, इनकी वजह से ये आटा चीनी पेट्रोल के बहरान आ चुके हैं, इनकी वजह से IPPs का स्कैंडल बन चुका है, इनकी वजह से आप कह लें कि जी जो फॉरेन रेमिटेंसेस थी वो कम हो चुकी हैं, इनकी वजह से बहुत सारे मसाइल आ चुके हैं सिस्टम के अंदर, इनकी वजह से लैपटॉप स्कीम्स रुक चुकी हैं, इनकी वजह से हमारे CPEC के प्रोजेक्ट्स काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हुए हैं। मगर बात याद रखिए, ये सिलसिला चलेगा तो बेटरमेंट आएगी। हम अवाम अगर इस तरह बाहर निकल आते हैं, इस तरह एंटी स्टेट हो जाते हैं, एंटी गवर्नमेंट सोचने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये बात इलेक्शन के दौरानिया के अंदर सोचनी चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि हमें उस वक्त एक ऐसा डिसीजन लेना है जो कि हमें अगले 5 साल तक बचा के रखे, हमारे पास इकोनॉमिक इस तरह की ससेप्टेबिलिटीज़ ना पैदा हों। ये हमें इलेक्शन के टाइम पे सोचना होता है। इस किस्म के फ़ैसले, इस किस्म का ववेला हमें एग्जैक्ट इलेक्शन के पॉइंट पर लेके जाना चाहिए, उस वक्त करना चाहिए। अब आखिर के अंदर मैं सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो देना चाहता हूँ वो ये है कि अगर ये इस आपको बहुत सारी फेल्ड पॉलिसीज़ होगी इमरान खान साहब के पास, आपने इकोनॉमी को हैंडल नहीं हो पाया, आपके पास बहरान हैंडल नहीं हो पा रहे, आपके पास कोरोना इतने अच्छे तरीके से मैनेज नहीं हो पाया, आपके पास जो अफेयर्स हैं वो अभी तक मिक्स्ड चल रहे हैं, उसके अंदर कोई खास टेंजिबल इम्प्रूवमेंट नहीं आई। कुछ ऐसे जो है ना वो काम हुए जिसकी वजह से इंटरनेशनल जैसे एहसास प्रोग्राम का आपको इंडिया के साथ ऑफ़र करने की आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी, कि मतलब ज़रूरत क्या थी जब आपकी इकॉनमी ऑलरेडी डूब रही है, तो इतना फ्रेंडली जेस्चर देने की क्या ज़रूरत थी। मतलब कुछ काम ऐसे हुए जो बहुत ज़्यादा जनाब ना गलत थे। अब जो बात है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि आपके हाथ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आपके ख़िलाफ़ लोग बाहर निकलेंगे, आपके ख़िलाफ़ लोग बोलेंगे। इट इज़ अप टू यू कि आप कोई भी ऐसा स्टेप ना लें जिससे पॉलिटिकल प्रोसेस डीरेल हो। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये चाहिए कि पॉलिटिकल सिस्टम को बचाने के लिए, इसको मेंटेन रखने के लिए हमें पॉलिटिकल कैंपेन्स करनी चाहिए जिसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल एजेंट्स काम करें, ये प्रोसेस डीरेल ना हो। और अगर ये प्रोसेस डीरेल होता है तो सारे का सारा एवोल्यूशन का प्रोसेस रुक जाएगा। हमेशा जब एक बंदे के पास इक़्तिदार होता है वो इक़्तिदार की लत में आके कुछ ऐसे स्टेप्स ले बैठता है जिसकी वजह से पॉलिटिकल प्रोसेस जो चल रहा होता है, जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट आनी होती है, जो कि इन द वे ऑफ एवोल्यूशन होता है, वो ख़राब हो जाता है। अपनी लस्ट को बचाने के लिए ऐसा ना करें, इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश ज़रूर करें। आपसे होगा वेल एंड गुड, आपसे नहीं होगा इस प्रोसेस के थ्रू आप रिप्लेस कर दिए जाएंगे और एक बेटर बंदा आपके पास आएगा। अनफॉर्चुनेटली आपने बड़ी एक गलत किस्म की प्रेसिडेंट सेट कर दी कि वो लोग जिनको आप चोर कह रहे थे, जिनको आप लुटेरे कह रहे थे, जिनको आप लूटर्स कह रहे थे, जिनको आप लीचीज बोल रहे थे, उनके अदवार में, उनके दौरे हुकूमत में जो इंडिकेटर्स थे वो काफ़ी हद तक ठीक थे। आप प्योर हैं, आप अकाउंटेबल हैं, आप जस्ट हैं, ईमानदार हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली आपके पास इंडिकेटर्स बेटर नहीं हो पाए। टाइम है, इम्प्रूव कीजिए। और पॉपुलेशन वो क्या सोचेगी, वो डेफिनेटली वो ये सोचे कि इंडिकेटर्स आखिरी साल के अंदर इम्प्रूव होने का लॉलीपॉप तो नहीं है। क्या अगर हम आखिरी साल के अंदर जॉब्स अप्लाई कर दें जनाब, सारा कुछ प्रॉस्पेरिटी का मॉडल ठीक हो जाए और एंड पे जाके क्लेम करना शुरू कर दें हमने बड़ा काम किया है, कि लॉलीपॉप तो नहीं होगा। सोचिएगा, तनख्वाहें बढ़ती रहेंगी अगर स्टेट रहेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है लीडर का होना, वो आप इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन की कैंपेन के दौरान ज़रूर एक अच्छा, ईमानदार और प्री साइंटिफिक लीडर चुनें जिसके पास एक विजन मौजूद हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।